जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबुज जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से वेस्ट एशिया के हालात हैं, एक महायुद्ध जैसी स्थिति बन गई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इस तरह की भयावह और अमेरिका ने और इसराइल ने जिस तरह की स्ट्राइक अमेरिका ईरान पर की, ईरान का जो ये रिएक्शन शायद अमेरिका ने उसका सोचा नहीं था। और कहीं ना कहीं अमेरिका की जो रणनीति है उसमें ये शायद चूक हुई है, और इसी को समझेंगे कि किस तरह से अमेरिका, क्योंकि अब लगातार कंफ्यूज नजर आ रहा है। पहले उद्देश्य उनका ये था कि हम वहां पर रिजीम चेंज करें, उसके बाद कहते हैं नेवी हटाना चाहते हैं, अब कहते हैं हम न्यूक्लियर फैसिलिटी हटाना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी। तो कहाँ पर गैप है, क्या सच है क्या झूठ है, थोड़ा सा समझेंगे कौन कहाँ पर है। और इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber, and get well soon. And थैंक यू सर। I'll be only too happy to clarify anything that comes to the mind. But we have to cover in 15 minutes because I'm lined up with back-to-back number of. So आइए सबसे पहले देखते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है 28 फरवरी को हमला किया इजराइल और अमेरिका ने। ये हमले के बैकग्राउंड में सबको पता होगा कि जेनेवा में जो दूसरी बार सेकेंड राउंड ऑफ टॉक का फैसला जो है, ये ओमानी जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके मुताबिक उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब पब्लिक में आके अनाउंस किए हैं कि फाइनल सोल्यूशन वो पहुंच चुके हैं जो विन विन है सबके लिए। यानी कि ईरान मान गया था वो उसको डी एनरिच करने के लिए, अभी अगर 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कम करने के लिए, और दो चार चीजें पहलू जुड़े हुए थे इसके साथ, काफी कुछ। वो मतलब 2015 को जिस किस्म की एग्रीमेंट हो गया था, ईरान बिल्कुल राजी हो गया था, और 2018 तक ऐसे स्थिति पे पहुंच गया था कि ईरान बिल्कुल बोल दिया था कि हमारे सुप्रीम लीडर जो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब के हित में नहीं है, उन्होंने बिल्कुल एम्बार्गो लगा रखा है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं रहे हैं और हमारा बनाने का कोई इच्छा भी नहीं है। और यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं कि ईरान एक ऐसा देश है, ये एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखे है, इजराइल जो है नहीं किया है। नंबर 2, ये ईरान एक ऐसा देश है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो भी डिमांड है सारे फुलफिल करने वाला देश है, कभी इन्होंने वायलेट किया नहीं। वो बिल्कुल उन्होंने बोला इंस्पेक्टर चाहे कितने बार आए, कहाँ आए, जो डिटेल चाहिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये 2018 को डोनाल्ड ट्रंप आर्बिट्रली क्यों विड्रॉ किया, इसके बारे में मैं बहुत गहराई में जाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो मान जाते तो ये स्थिति आज नहीं होता है। मेरे ख्याल से शायद 2023 को जो घटना हुई 7 अक्टूबर, ये भी शायद होने का कोई संभावना नहीं था। तो हर चीज का कोई ना कोई कॉज और इफेक्ट होता है, ये आप समझ के रखिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि टेररिज्म का इस दुनिया में कोई स्थान होना चाहिए, नहीं, लेकिन आज जिसको हम टेररिस्ट मानते हैं वो कोई यूनाइटेड नेशन उसको डिक्लेयर नहीं किया है। हम आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो एक्ट किया था उन्होंने 7 अक्टूबर को, वो उनके तरफ से एक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर हो सकता है, लेकिन एक टेररिस्ट एक्ट था, वो मंजूर नहीं है। तो ये एक आपको वाकया बताना चाहता हूं कि 28 फरवरी 2026 को जो हमला हुआ, जिस हमले में उनके सुप्रीम लीडर और 49 टॉप क्लास सीनियर लीडर्स की देहांत हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया पूरा एकदम। 30 से ज्यादा प्रिसिशन टारगेट मिसाइल जो होता है उनको पूरा लॉन्च किया गया था। उसी के साथ साथ एक स्कूल में बच्चे थे, 168 170 का फिगर आ रहा है। ये भी वही बॉम्ब के नेटवर्क में कहीं ना कहीं बॉम्ब गिर गया है, शायद मुझे लग रहा है अनजान में, जानबूझ के शायद कोई नहीं करेगा, लेकिन जो खबर आ रहे हैं अभी तक वो पॉइंट कर रहा है शायद ये जानबूझ के किया गया है। और उसके साथ कोई एक वॉलीबॉल टीम भी थी, 10 या 20 लड़के थे, वो खेल रहे थे, वो भी उनका देहांत हो गया। तो इस किस्म की जो एलिमिनेशन या न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इनोसेंट सिविलियंस का, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ अलार्म है। और सबको पता होगा कल ही श्रीलंका के ऑफ द कोस्ट अराउंड 30 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट एक ईरान का एक जहाज को इंटरनेशनल वाटर्स में
एज्यूम करके अमेरिका ने उसको टॉर्पेडो के जरिए से सिंक कराया है, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू हुए हैं, लेकिन ये जो धीरे धीरे और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अभी जो है उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है कौन, ईरान। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे पहले एक लड़ाई का पहलू वो समझने की कोशिश करेंगे। लड़ाई के चंद केंद्र बिंदु है, जैसे आयरन डोम हो गया इजराइल का, कब तक आयरन डोम सक्सेसफुल हो पाएगा। और ईरान का एक सबसे पहले ये प्रश्न आता है कमजोर नेशन, लेकिन इतना कमजोर नहीं कि जैसे कि हाथी के पांव के नीचे घास को पूरा मेल देता है ऐसा कर देगा, कोई पुश ओवर नहीं है कि नहीं। वो कब तक ये चला सकते हैं लड़ाई। और इसी के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ब्लॉक किया जाता है उसका नतीजा क्या होगा, और इसका इरादा यूएसए का क्या हो सकता है। यूएसए और जो इजराइल है, ये क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव अभी तो कुछ चुने हैं, या टाइम टू टाइम बदलते जा रहे हैं। 4 दिन से 6 हफ्ता, 6 हफ्ते से 4 हफ्ते, 4 हफ्ते से 5 हफ्ते। कभी बोलते हैं पूरा एकदम एंडलेस चलेगा, कोई कहता है कि नहीं इट इज नॉट एन एंडलेस वॉर। तो क्या है उनका इरादा, क्या है। तो ये सारी चीज़ों का सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। आज के दिन में मैं जैसे समझता हूँ अमेरिका और इजराइल का कोई जो बुनियादी मिलिट्री सिखलाई के मुताबिक ना उनका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आ रहा है, ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मैं उसको कहता हूं जिसको एंड स्टेट, आखिरी में वो ईरान को एक स्टेबल स्टेट बना के छोड़ेंगे या इराक, सीरिया, लीबिया की तरह छोड़ देंगे। ये एक सवाल का जवाब अभी तक मेरे को मिला नहीं है। क्या इतना आसान है अचीव करने के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहले इनका जो ग्लोबल पावर जो अमेरिका और इजराइल है। ये था नेतान्याहू का इलेक्शन हो रहा है अक्टूबर में, वो चाहेगा हमेशा लड़ाई को खींच खाच के वहां तक किसी भी तरह ले जाए ताकि उनको जेल में ना जाना पड़े, क्योंकि उनके खिलाफ काफी सारे क्रिमिनल केसेस पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वही है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर हो रहा है इसी साल, वो भी चाहेगा खींच खाच के ये करिए। वो जितना इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आ रहा है, इनका प्लान था मिड 2026 को अटैक करने का प्लान था। तो मिड से ये इन्होंने एडवांस करके अभी क्यों कर दिया। तो यहीं पे मैं खत्म करना चाहता हूँ इस हिस्सा को कि 13 जनवरी को एक स्पेशल मीटिंग रखा गया था व्हाइट हाउस में, शायद व्हाइट हाउस कहीं पे भी हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ कर रहे थे तुलसी गवार्ड, उधर पिट हेक्सेट थे, मार्को रूबियो और बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स थे वहां पे। उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूएसए को ईरान की तरफ से किसी भी किस्म का थ्रेट नहीं है। तो ये जो लड़ाई का सोच विचार कर रहे हैं ये बिल्कुल ही एकदम विफल होगा और नया फ्रंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कैंपेन में जो उन्होंने वादा किया था लोगों को उसको फुलफिल करना है, यानी कि ऑनगोइंग लड़ाई यूक्रेन को समाप्त करें और ये जो हमास और ये चल रहा है इजराइल के बीच में ये खत्म किया जाए, जो बोर्ड ऑफ पीस बना रखे हैं उसको आगे ले चल। और उन्होंने ये वादा किया था कि कोई किस्म का नई लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। ये पिछले साल 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी जून में, उसके लिए भी उनका यही हालत था। आपको अगर याद होगा 12 दिन का लड़ाई शुरू होने से पहले ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, काफी एडवांस हो गया था बातचीत में लड़ाई को अवॉइड करने के लिए। अचानक देखा कि इजराइल जाके हमला कर दिया है। बाद में पता चला डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता नहीं था। इजराइल इधर उधर आपको सबको पता होगा कि कतर में जाके हिट कर दिया, फिर ईरान में ये कर दिया और मजबूरन उसने खींच खाच के डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ गया। क्यों हो रहा है सब। 13 जनवरी को मना करने के बावजूद भी कौन है, क्या चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन इस चीज में ले आता है। मेरा एक आर्टिकल छपा था ठीक ये हमला होने से 7 दिन पहले। उस आर्टिकल का जो ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है वो है वेस्टर्न नेशन से कि इतना एक्यूरेटली आपने एसेस कैसे किया है। आर्टिकल आपके साथ में शेयर किया हूँ, जब टाइम होगा आप पढ़ लीजिएगा, देख के आपको भी खुद को ही बहुत आश्चर्य होगा इतना एक्यूरेटली असेसमेंट कैसे हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतान्याहू ने वो ट्रैप में फंसा लिया है। सर वो मैंने आर्टिकल पढ़ा, आपने वो मेरे साथ जिसमें आपने बात की कि किस तरह से इजराइल ने ट्रैप किया है। और वो आर्टिकल ये सबसे अहम कारण है अमेरिका में आज के दिन में एक जूश लॉबी है। अमेरिका में जूस जितने हैं
ज्यादातर आपको मिलेंगे सारे रिच, बहुत ही एकदम नियो कॉलोनियल रिच नहीं, एक्चुअली एब ओरिजिनली ये रिच है। और लोग ये कहते हैं कि ये कांग्रेस को पूरा खरीद डाले हैं। तो इतना यहां तक खरीद डाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर हिम्मत है, फिर भी वो आगे कदम नहीं रख सकता है जो चाह रहा है, इन्हीं की बातों पर आना पड़ता है। तो मजबूरन इसमें आ गया है। और एक परिस्थिति ऐसा था कि ये खबर जैसे ही मिला, वो दोनों के बीच में, इजराइल और अमेरिका के बीच में एक किस्म का रेस हुआ है। तो इसलिए आप सुन रहे होंगे कि कभी कभी देख रहे हैं कि इजराइल जाके हमला किया है, कभी वो खुद डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, वो हमें पहले खबर मिला, हम जाके हिट किए हैं। तो अल्टीमेटली चाहे आप दोनों का नाम ले, एक का नाम ले, दोनों एक ही है। मैं तो मान के चलूंगा हमला हुआ है, जिसको मैं अनएथिकल मानता हूं। और चाहे कोई कितने भी पाप किया हुआ हो, जिस किस्म की ये जो हत्या हुआ है, जब आपकी पीस टॉक चल रही है, सोल्यूशन मिल गया है, डिप्लोमेटिक एंडेवर का फाइनल इंटरलोक्यूटर जो ओमानी थे, वो खुद ही बोल रहे हैं कि एक दिन पहले ये 27 तारीख को खबर दे रहे हैं कि भाई आ गया, फाइनल सोल्यूशन हो गया। ईरान बिल्कुल मान गया था, क्योंकि उनके 4 शर्त थे। एक था न्यूक्लियर एनरिचमेंट, बिल्कुल जीरो तक लाएंगे, उन्होंने शर्त मान लिया था। और ये भी उसके साथ जुड़े हुए थे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब कुछ वो बंद कर देंगे। न्यूक्लियर के साथ कोई भी ताल्लुक रखता हुआ चीज है, सब सरेंडर करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सीज के ऊपर काबू करना, और एक था इसका रेजिम चेंज करना, ये तीनों को तो बोल दिए थे ये ना कि बराबर है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने कोई जरूरत नहीं है, आपका मेन चीज है न्यूक्लियर। ठीक है ना, ये 4 चीजें थे। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जब मान लिए थे तो हमला तो हुआ, मार दिए हैं, लेकिन उसके बाद ईरान 24 घंटे के अंदर नहीं, 12 से 18 घंटे के अंदर ये रिटेलिएशन शुरू कर दिया था। तो कैसा हुआ रिटेलिएशन? क्या ईरान इतना मजबूत है? ईरान बहुत मजबूत है। लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और उसको समझ नहीं पाए हैं कैसा मजबूत है। ये 12 दिन का लड़ाई के बाद इनकी जो सुप्रीम लीडर है, टाइम टू टाइम कंसल्टेशन करके चंद एक चीज़ों के ऊपर उन्होंने अच्छी तरह क्लैरिटी ला के उसको प्लान पूरा मजबूत बनाने की कोशिश की है। सबसे पहला क्लैरिटी लाए थे स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस। स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस का मतलब ये है कि जब 2 बॉक्सर हैं, जो मजबूत वाला बॉक्सर है, आमतौर पे आप ये मोहम्मद अली का स्टाइल देखे होंगे, ये सबसे पहले ओपोनेंट को अलाउ करता है जितना मारना है मारो पंच। वो काफी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड वो बहुत सह लेता है। ये सहने के बाद देखता है कि जो ओपोनेंट जो मारते जा रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और जब कमजोर हो जाता है तब स्टार्ट होता है मोहम्मद अली का पंच, नॉकआउट पंच। ये एक तरीका है उसका, नोमेनक्लेचर जगह जगह अलग ये मिलेगा, लेकिन ये तरीका को मैं आज कह रहा हूं सैचुरेशन अटैक। तो सैचुरेशन अटैक क्या है? सब सोचते हैं, ओपन सोर्स विकिपीडिया, गूगल में कहीं पे आप पूछते हैं ईरान के पास मिसाइल कितने हैं, आपको आएगा 2500, 3000। मैं कह रहा हूं उसके पास बहुत मात्रा में है मिसाइल्स। उसका कारण है 1984-85 सैंक्शन का रेवोल्यूशन और 1979 सैंक्शन सारे इंपोज हुए। इंडिजिनसली उन्होंने मिसाइल बनाना शुरू किया। मंथली टारगेट था 30 मिसाइल बनाएंगे, हो नहीं पाया, 10 या 15 मुश्किल से बना पाए। बीच में फिर उनका ईरान इराक वॉर शुरू हो गया 80 से लेके 88 तक, और काफी सारे उत्थान पतन हुए हैं, लेकिन असलियत में मोमेंटम पिकअप करके मिसाइल बनाना शुरू किए हैं। एक महीने में 300, एक साल में 3600। ये बॉटम लाइन बता रहा हूं, उससे ज्यादा हो सकता है। अगर आप पिछले दिसंबर 25 तक अगर हिसाब लेते हैं, 35 साल के अंदर 3600 कम से कम मल्टीप्लाई करते हैं, यह आपका 10 लाख से 1 मिलियन से ज्यादा मिसाइल हो रहा है। मान लीजिए अगर छुटपुट लड़ाई हुआ, वो 12 दिन का जो लड़ाई था, कोई कोई कहते हैं कि उसमें 2000 खर्चा हुआ, 4000 में, 6000 माइनस कर दो, फिर भी आपके पास 1 मिलियन की कम से कम मिसाइल है। मैं इसको, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स, उनका इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को थोड़ा बहुत जानकारी है मेरे पास, इसके वजह से कह रहा हूं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडिजिनस अच्छा प्रोडक्शन। सर, ये जानकारी आपके पास है, तो यूएस इंटेलिजेंस कहाँ से फेल हो गया? उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान के रिटेलिएशन को कि उन्होंने क्या ये सोचा था कि लीडरशिप चली जाएगी, सुप्रीम लीडर नहीं होंगे तो ईरान कोई कार्रवाई बदले की नहीं कर पाएगी? इन्होंने कभी सोचा नहीं इसको। यूएसए या वेस्टर्न मीडिया आप अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे, ये हमेशा ईस्टर्न या ग्लोबल साउथ, ये जो मीडिया है या उन देश हैं, वो देशों को बहुत कमजोर दृष्टि से देखते हैं हमेशा।
हिंदुस्तान का अगर 8.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसका कुछ इधर उधर डाल डोल के वो ला देंगे वो 5.2 है, कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। हिंदुस्तान का अगर सैटेलाइट जाके आपका क्या है वो लूनर साउथ में जाके लैंड हो गया, वो तैयार नहीं होंगे किसी भी तरह, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में इतना सक्सेस हुआ है, वो हजम नहीं कर पाएंगे जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप देख रहे हो। रफाल को गिराते रहेंगे, चाहे गिरा हुआ हो ना गिरा हो, मेरे खबर के मुताबिक गिरा नहीं है, ठीक है नहीं। हम यहीं पे हार खा गए हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारा कमजोरी था। तो हमेशा वो क्या करेंगे, ग्लोबल साउथ का जो भी देश है उनकी काबिलियत को वो कम दिखाने के प्रयास करते हैं। वो कम दिखाते दिखाते उसी का खुद ही टारगेट बन गए, ट्रैप हो गए। उन्होंने इसके बारे में कोई थॉट थ्रू या थिंक थ्रू करके कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं किया है। मैं जो आपको बता रहा हूं विस्तार में, ये तो सिर्फ मिसाइल है। अगर 1 मिलियन ना भी हो, आधा मिलियन करो, आधा मिलियन ना हो, अरे 2000 क्या 250,000 करो, उसका आधा। 2050 ना भी हो, मैं कह रहा हूं कि 1,25,000 करो, 1,25,000 उसका भी आधा करो, 75,000 या जितना भी बनता है, या 66-67,000 बन रहा है, लेकिन जरूर 2,000 नहीं है। प्लस यहीं पे मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं उनका सर्ज कैपेबिलिटी। ये मिसाइल जो बनाते हैं, आप सुन के बड़े ताजुब होंगे, ये जो लोकल स्क्रैप मटेरियल है ना, इसको लेके हिजबुल्लाह पता है कैसे बनाते हैं मिसाइल। ये आयरन पाइप को लेके, जो पोस्टल पोल्स होते हैं, ऐसा खंभों को लेके उसको बनाते मिसाइल। जुगाड़, जो हिंदुस्तान में बोलते हैं जुगाड़, पंजाब से स्टार्ट हुआ जुगाड़, उल्टा पुल्टा जो रिजेक्टेड स्टफ है, स्क्रैप वाला मटेरियल को लेके मिसाइल बना देते हैं। रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये है उनका एक इंडिजिनस उनका रिवोल्यूशन हुआ है वो। दूसरी बात यहीं पे कहना चाहता हूं, मिसाइल सिर्फ एक किस्म के नहीं, अलग अलग किस्म के मिसाइल है, क्योंकि उनको पता है इजराइल और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है करीब 1600 से 1800, कोई कोई जगह 2200 किलोमीटर है। इनका जो टैंक्स, आज के दिन में उनके पास 1800 से 2600 टैंक्स है, बीएमपीज है, आर्मर्ड व्हीकल है, आर्टिलरी करीब 6-7 हजार है। उनको मालूम है कोई आम जैसे दो देशों के बीच में झगड़ा होता है तो टैंक, बीएमपी, गाड़ी और ट्रुप्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ बॉर्डर पार कर चले जाते हैं हमला करने। ऐसा हमला नहीं करेंगे, उनका मिसाइल के जरिए से, ड्रोन के जरिए से। हवाई जहाज कम है, 56 या 58 उनके पास फाइटर जेट्स है, लेकिन वो पुराने सीरीज के मिग 29 जो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, जो एफ सीरीज है, जो चाइना में चलता है आजकल, F7, F4, ठीक है ना, ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। सिर्फ उनका लाइफलाइन है ये मिसाइल्स का जो इन्वेंट्री है। तो इसलिए ये 2,500, 3,000 ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं शुरू से ही पिछले 6 दिन हो गया अभी लगातार हर चैनल में जो जाता हूं कि प्लीज फॉर गॉड से नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। अभी आ जाइए आप किसका, ड्रोन्स का मेरे रिसर्च के मुताबिक, फिगर नहीं बताऊंगा नहीं तो सब हमारे व्यूअर्स जो है वो क्रेडिबिलिटी का सवाल उठाएंगे। मेरा रिसर्च के बाद 66 किस्म की, चाइना के पास 500 से ज्यादा किस्म की ड्रोन्स और यूएवीज है। ईरान चाइना का एक जिगरी दोस्त है, मतभेद काफी चीजों में है लेकिन फिर भी एक जिगरी दोस्त है। एक $400 बिलियन का कमिटमेंट कर रखा है चाइना, $65 बिलियन का ऑलरेडी अप्लाइड है ग्राउंड में, बहुत तेल खरीदते रहते हैं। ईरान तीसरा लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, सबसे स्वीटेस्ट और बेस्ट ऑयल यहां मिलता है डिस्काउंटेड रेट पे। टोटल जो 83.6% इंपोर्ट होता है चाइना का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल बाहर से, 14% यहीं से जाता है, ठीक है नहीं। तो हिंदुस्तान का भी लोग कहते हैं 42 to 46%, एक्चुअली हिसाब लगाएंगे आपका गैस गोस कतर का सब मिला के आप देखेंगे कि करीब करीब 60% यहीं से जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है ना। सो और पूरा विश्व में मिडिल ईस्ट का जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व, ये 50% से थोड़ा 1-2% ऊपर होगा, लेकिन 50% से कम नहीं है। डेली आपका विश्व का जो डेली प्रोडक्शन होता है, टोटल डेली प्रोडक्शन का 30% प्रोडक्शन इधर ही मिडिल ईस्ट से होता है। और इसका कुल मिला के विश्व का जो एनर्जी सप्लाई होता है यहां से 20% निकलता है पर्शियन गल्फ से थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लड़ाई शुरू से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का कॉस्ट था $62.07। लड़ाई शुरू होते ही 24 घंटा नहीं 12 घंटे के अंदर जो जंप मार के सीधा चला गया $80। फिर उत्थान पतन हुआ है। आज शायद मेरे
ताजा खबर के मुताबिक ये कितना 84 यूएस डॉलर पर बैरल है, और सब संदेह कर रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि ये $100 का पार हो जाएगा, ये लड़ाई समाप्त नहीं होगा। अगर यह हालत होता है तो कॉस्ट राइज इन फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड अदर प्रोडक्ट्स विल गो अप। पेरिशेबल गुड्स, इंडिया का 95% प्रोडक्ट जो विदेश में जाते हैं, हमारा टारगेट है, एक्सपोर्ट का टारगेट 2030 तक $2 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनना है। आज के दिन में हमारा अगर दिसंबर का लेते हैं आप 850 मानिए, $850 बिलियन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के $2 ट्रिलियन बनाना है। अगर एक्सपोर्ट के ऊपर कोई आंच आता है, आप ये ध्यान रखिएगा, 9 मिलियन 90 लाख इंडियन डायस्पोरा इन मिडिल ईस्ट, सबसे ज्यादा यूएई में है। यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, और बड़ा सा रेमिटेंस भी आता है मिडिल ईस्ट से। ज्यादा $135 बिलियन, लेटेस्ट फिगर जो है 135 के आसपास, आपको 125 के मिलेगा, लेकिन है 135, 137 लेटेस्ट फिगर जो है रेमिटेंस। सबसे ज्यादा विश्व में रेमिटेंस यहीं से मिलता है। मोर देन 50% इज रेमिटेड बाय दीज पीपल। व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड लेबरर्स वहां पे जुटे हुए हैं। तो ये कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, ये एक रिस्क फैक्टर। अच्छा, दुबई के ऊपर जब अटैक करता है, ये रिटेलिएट करते हैं, इन्होंने हमला किया है, जितने उनके रीजनल नेबर्स जो है ना, इमीडिएट नेबर्स, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, छोड़ा कुछ नहीं, टर्की, ग्रीस में भी हो गया उधर। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ईरान का जो रिटेलिएटरी एक्शन रहा कि जो गल्फ नेशंस हैं उनको वहां पर जो अमेरिकन बेसेस है उनको टारगेट करना, मीडिया में इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि ये ईरान गलत कर रहा है, लोगों को टारगेट कर रहा है। आप ईरान की इस स्ट्रेटेजी को एज आर्मी मैन कैसे देखते हैं? नाउ बस ये लास्ट पॉइंट आपको यहीं पर बताऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट इज ये कब तक सह पाएंगे, कब तक एंड्योर, स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस का मीनिंग क्या है, वो बीटिंग आपको समझा रहा था। सो पिटाई खा खा पे ऐसा आ जाएंगे, तो उनका सबसे पहला स्ट्रेटेजी है सेचुरेशन अटैक। सेचुरेशन अटैक है कि लो कॉस्ट, ये जो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स का मैं कैलकुलेट किया हूं, 1,75,000 उनके पास ड्रोन्स अलग अलग हैं। 86,000 जो कामिकाजे हैं, जिसको लॉइटर एमुनिशन, जो रशिया को बेचे थे 6,000, उसके बाद फिर कोई 1,000 उन्होंने लिया है, रशिया चाइना का मदद लेके मास स्केल प्रोडक्शन किया। एक ड्रोन का कीमत है $20,000, और उसको नाकारा करने के लिए ये जो आयरन डोम हम सुनते रहते हैं, जहां जहां पे यूएस कहता है उनका 19 बेसिस है, ईरान ने 27 बेसिस को अटैक किया है। मेरे हिसाब के मुताबिक 31 जगह है जहां पे यूएस के आइदर लॉजिस्टिक्स या जवान थे। आज के दिन में नहीं है, काफी डिस्ट्रक्शन हो गया है, उन्होंने भगा दिए पूरे, एकदम होटल में जा जाके रह रहे हैं सब लोग। तो ये इसका क्या है, आयरन डोम क्या है और इनका क्या काम है? एक ड्रोन का कीमत होता है $20,000, और एक उसका जो उसको बोलते हैं इंटरसेप्टर, ठीक है, अलग अलग किस्म, बैलिस्टिक मिसाइल है उसका अलग किस्म का इंटरसेप्टर होगा, आईसीबीएम है उसका अलग किस्म का होगा, क्रूज मिसाइल है उसका अलग किस्म का होगा, ड्रोन्स है उसका अलग किस्म। लेकिन एक एवरेज में ले रहा हूं, एक एवरेज इंटरसेप्टर का कीमत है $4 मिलियन। यानी कि अटैकर एक ड्रोन है $20,000, और एक है आपका $4 मिलियन। 4 मिलियन मीन्स कितना हो गया? 40 लाख डॉलर, है ना, 200 टाइम्स। इसका मतलब अगर रेशियो को स्टडी करेंगे, आपका 28 तारीख से लेके ये 4-5 तारीख तक अगर स्टैटिस्टिक लेते हैं, तो यहाँ पे देखा गया है कि हमला में 177 मिलियन से 386 मिलियन, यानी कि एक, ये देखो, यूएई में 165 बैलिस्टिक मिसाइल, 541 ड्रोन्स इंटरसेप्टर उन्होंने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है, 155 मिसाइल्स और 506 ड्रोन्स, मोर देन 92% सक्सेस। कतारीज का मोर देन 96%। तो उसका रेशियो को जब आप लगाते हैं, हिसाब करते हैं, ईरान जब $1 खर्चा करता है उनका अटैकिंग मोड का साधन के लिए, अमेरिका और इजराइल उसको नाकारा करने के लिए $20 से $28 का साधन में लगाते हैं। 28 टाइम्स द कॉस्ट, आप तो समझ पाएंगे। या आप अगर वो 4 मिलियन to 20,000 लेते हैं, 200 टाइम्स द कॉस्ट
दैट ईरान इज पेइंग। और दूसरा ये है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसको बोलते हैं सैचुरेशन अटैक। सैचुरेशन अटैक का यहीं पे आ जाता है तो इशू, इतने जोरदार वॉल्यूम के साथ मिक्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स, ये जब इतना प्रहार करते हैं तो आयरन डोम वो काबिल नहीं होता है उसको रोकने के लिए। दूसरी बात यहीं पे, आयरन डोम है क्या? आयरन डोम 3-4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है जो आर्टिलरी शेल, रॉकेट्स, ड्रोन्स, ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स वगैरह वगैरह आते हैं, 4 से 70 किलोमीटर रेंज तक ये नाकारा करने का काबिलियत होता है। हर नाकारा करने के पीछे एक होता है इंटरसेप्टर। एक इंटरसेप्टर को बनाने के लिए आपको चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट का वो जो पूंछ ऑलरेडी मोड़ रखा है कौन? चाइना वेपनाइज कर रखा है। और एक इंटरसेप्टर को बनाने के लिए 1 से 1.5 साल या 3 साल तक समय चाहिए। और कहाँ बनता है ये यूएसए में बनता है। और मेरे को आज खबर लगा है कि ये इजराइल में भी इंडस्ट्री है, लेकिन इजराइल अटैक आने के बाद वो यूएसए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हिंदुस्तान में जगह ढूंढ रहा है कहाँ वो बना सकते हैं। एक इंटरसेप्टर का कॉस्ट आपको बता दिया, टाइम डिले ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो 12 जून की जो लड़ाई, उसके पहले और उसके बाद में जो हुए हैं, इसके वजह से इजराइल और यूएसए के जो इंटरसेप्टर लेवल हैं ये काफी कम हो चुके हैं। इसीलिए ये कारण बन सकता है। सवाल ये आता है ये लड़ाई कब तक चलेगी? तो मेरा जवाब में यही मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे पहले ब्लिंक करेगा, 12 दिन का जो लड़ाई था, सब सोच रहे थे ईरान जो है ब्लिंक करेगा, लेकिन ईरान ने ब्लिंक नहीं किया। कौन किया ब्लिंक? अमेरिका ने किया। इसी तरह आज के दिन में अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी प्रेशर है कांग्रेस की तरफ से, ये सुनने वाला नहीं है। कब तक नहीं सुनेगा? जब तक ये जो वॉर मेकिंग वेजिंग कैपेबिलिटी इसको थाम नहीं देता है। वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी के लिए वो कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे, 4 हफ्ता 5 हफ्ते अगर लंबा टाइम होगा खींचेंगे। जब तक आपके पास बारूद नहीं होगा, इंटरसेप्टर नहीं होंगे, तब तक आप बाहर जाके अपने जवानों को, ऑफिसर्स को एक कैनन फॉडर की तरह दुश्मन की बारूद के नीचे से आप जाके सरेंडर करने वाली बात हो जाती है। तो क्या ये अमेरिका इसके लिए 6 डेड बॉडी ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं हिसाब करके रखा हूं, मैं डॉट जॉन कर रहा हूं, लेकिन ओपन सोर्स मीडिया ये पूरा कंट्रोल्ड है अमेरिकन मीडिया के नीचे, वेस्टर्न मीडिया के नीचे। 100 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा सा जो रियल जो इन्फॉर्मेशन, इनसाइड इन्फॉर्मेशन, उसमें कई सौ सोल्जर्स हो चुके हैं। मेरे हिसाब के मुताबिक 13 F-15 सीरीज के हवाई जहाज नीचे आ चुके हैं। वो दिखा रहे 3, एक कल था मेरे ख्याल से ईरान में, टोटल 4। तो ये जो एट्रिशन रेट इतना बढ़ती जा रही है, क्या अमेरिका आज के दिन में तैयार है इस सारे चीजों को एक्सेप्ट करने को? वहां पे हंगामा शुरू हो गया है, वहां पे रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में जाने लगे हैं, और वहां पे बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन आइए शुरू खत्म करने से पहले जो सवाल आपने पूछा था उसका मैं थोड़ा सा 2-4 लाइनों। ईरान ऐसा कोई वेनेजुएला जैसे देश नहीं है। ईरान का पॉपुलेशन है करीब 9 करोड़, 90 मिलियन, उससे ज्यादा है, कम नहीं है। 31 प्रोविंसेस हैं। 13 जनवरी मीटिंग के बाद ये सुप्रीम लीडर साहब को कहे किसी भी तरह से, वो थोड़ा सा वो होता है ना, जो वन हु सिटिंग इन द सीट ऑफ पावर ही गेट्स टू नो, उसको पता था ये हमला होने जा रहा है। उन्होंने सारे सलाहकारों को साथ में लाके, सबसे सलाह लेके उन्होंने ये बता दिया था कि ये जो इसको बोलते हैं थियोक्रेटिक सोसाइटी, थियोक्रेटिक सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रिलीजन, ऑन क्लरिक। सुप्रीम लीडर, एक स्पिरिचुअल लीडर उसको मानते हैं, लेकिन वो उसके मुट्ठी में सब कुछ होता है, जुडिशियरी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, मिलिट्री अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इकोनॉमी, सारे चीजों को मुट्ठी में लेके रखते हैं। और उनके नीचे अलग अलग प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, उनका सेक्रेटरी होते हैं, IRGC एक संस्था है। आइए वेरी क्विकली देखते हैं कि उनका जो IRGC और ये जो आर्मी है, इनका क्या तादाद है। IRGC का आपको ओपन सोर्स में मिलेगा 1.25 लाख टू 1.9 लाख। मैं आपको बता रहा हूँ IRGC का नफरी जो है 2.5 लाख से कम नहीं है। IRGC आज के दिन में 10 से 14 हजार वेनेजुएला में है। कुछ
अलग अलग रूप रंग लेके अमेरिका के अंदर ऑलरेडी घुसपैठ कर चुके हैं। हिजबुल्लाह वहां पे बैठे हुए हैं वेनेजुएला, और उनका बाजिश एक फोर्स है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स होता है। उनको टैक्टिक्स, हथियार फायरिंग करना, चलना, ड्रिल, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग वो दे रखे हैं। वो आपको मिलेगा कई कोई जगह 2.5 लाख करीब, लेकिन है उनके पास 25 मिलियन। में भी देख के 3-4 जगह काफी ताजुब हो गया। एक आधा जगह आपको 9 लाख का मिलेगा, लेकिन टोटल कुल मिला के मैं देखा हिसाब 25 मिलियन है। अगर 25 मिलियन है उसका 50% कर दो, वो भी नहीं है उसका और 50%, आप 6 लाख तक ले आओ, 6.5 लाख, लेकिन जरूर 2.5 लाख नहीं। ये वेस्टर्न मीडिया का प्रयास है उसको कमजोर दिखाना है। इसी तरह अगर ईरानियन आर्मी का लेते हैं 5,60,000 आपको मिलेगा, ये 6 लाख से ज्यादा नफरी है। नेवी, एयरफोर्स कॉरेस्पॉन्डिंगली उनका है। नेवी जो बोलते हैं ना कि बराबर, लेकिन आज के दिन में 19 सबमरीन है, मेरा हिसाब कितना 29 सबमरीन से, डिस्ट्रॉयर है उनके पास, स्पीड बोट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सील करने के लिए। तो इस किस्म की सारी चीजें हैं, और तेल जो है प्रोड्यूस करते हैं, चाइना को देते रहते हैं। और ये सारे मध्य नजर रख के मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, ये लड़ाई जो 5 चीजें हैं, आप जब बात करते हैं कि रेजिम चेंज करेंगे, रेजिम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 47 साल से दो थियोक्रेटिक सोसाइटी ये अपना रखे हैं। आप ऊपर सेंट्रलाइज होने के बावजूद भी इनका प्रोविंसेस अलग अलग हैं, प्रोविंसेस के नीचे काउंटीज आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर लेवल पे उनका आईआरजीसी का नुमाइंदा बैठे हुए हैं। आईआरजीसी ऐसा एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रखा गया है, और उनके पास पूरा दायित्व, सब कुछ काबू में है। सेंट्रल पावर मतलब सुप्रीम लीडर जिन जिन चीजों के लिए जिम्मेदार है, ऑब्वियसली वो तो खुद नहीं सारे हिसाब किताब नहीं देखेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, उनका आईआरजीसी का कमांडर देखता है। मिलिट्री को हाथ में ले रखा है, आपका इकोनॉमी हाथ में है, जुडिशरी भी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी। और जब मैं कहता हूँ थियोक्रेटिक सोसाइटी, जब डाउन द लेवल जब जाते हैं, ये एक आधा पिलर नहीं है, ये अलग अलग पिलर है। जुडिशरी अलग है, इकोनॉमी अलग है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, मिलिट्री अलग है ना, ये अलग अलग चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि 13 जनवरी 2026 के बाद उन्होंने टाइम टू टाइम जो मीटिंग किया है, बहुत कम समय के अंदर, उन्होंने पहले सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री अथॉरिटी रखा करते थे, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, पूरा ईरान को बांट दिया है। थिएटर्स, जोन्स, 5 या 7 जोन में बांट दिया है, और जोनल कमांडर या थिएटर कमांडर नियुक्त किए थे कि, और उन्होंने 5 लेयर का जो लीडरशिप हायरार्की उन्होंने नॉमिनेट करके गया था कि आने वाले समय में सिर्फ दिया हुआ समय के मुताबिक ये डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये इतना जल्दी मेरे विचार के मुताबिक खत्म नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल का कैपेबिलिटी इतना आसानी से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ड्रोन्स का कैपेबिलिटी ये चलाते रहेंगे। सवाल ये आता है कि कब तक चलते रहेगा। सर्ज एक कैपेबिलिटी है, लड़ाई शुरू होने के बाद एक देश का जो काबिलियत, डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस प्रोडक्शन है, उसको कितने तेजी से बढ़ा सकता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट जोन की डिमांड को फुलफिल कर पाता। आज के दिन में अमेरिका और इजराइल के पास ये सर्ज कैपेसिटी नहीं है। वो सर्ज कैपेसिटी किसके पास है? ईरान के पास है। 2.5 to 4% कोएफिशिएंट। इन्हीं चीजों की वजह से ईरान को आप डाउन कर सकते, सॉरी, आप उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन पूरा आउट नहीं कर सकते। मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इट इज डाउन बट इट इज नॉट आउट। उसके जो प्रॉक्सीज हैं, हुतीज, हमाज, हिजबुल्ला और हादिल अल साइब है और मिलिशियाज, ये डाउन है लेकिन आउट नहीं है। दिया हुआ कम समय के अंदर आइडियोलॉजी बरकरार रखेंगे, आगे की तरफ होने का, आगे बढ़ने के लिए मजबूती के साथ ये हमेशा कदम उठाएंगे। मेरा मन में यह आ रहा कहीं ये सेकेंड वियतनाम तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई गलत स्टेप तो नहीं लिया है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, बाकी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।